वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। एंड इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने एनपीओ चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि एनपीओस क्या होते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम एनपीओ में प्रिपेयर करते हैं। तो हमने बेसिकली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का थोड़ा सा डिस्कशन किया था, क्या होता है, क्या कैसे फॉर्मेट होता है, कैसे हम उसे प्रिपेयर करते हैं, उसके फीचर्स, एंड देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स एंड ऑल हमने डिस्कस किए थे और बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा हमने डिस्कस किया था। इन टुडेज लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि एनपीओज में अकाउंटिंग किस तरीके की होती है। ओके, सो प्रोबेबली 3 तरीके से होती है। एक तो होता है फंड या नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, दूसरा तरीका होता है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अमाउंट, और तीसरा होता है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इसे भी हमें कैलकुलेट करना होता है। तो ये बेसिकली ये 3 मेजर चीजें हैं। इस तरीके की ये चीजें एनपीओज में कंसिडर हम करते हैं और इनको कंसिडर करके हम फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका करते हैं। क्लियर? तो अब हमें ये देखना है कि 1 बाय 1 ये चीजें क्या हैं और किस तरीके से हमें फर्दर अकाउंट्स मेंटेन करना है। ओके, सो आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि व्हाट इज फंड या नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब अगर फंड्स की बात हम करते हैं तो ये फंड्स 2 तरीके के होते हैं जो एनपीओ को मिलते हैं। क्लियर? एक तो होता है जनरल फंड और एक होता है स्पेशल फंड। जनरल फंड को हम जनरल डोनेशन भी बोल सकते हैं और इसे स्पेशल डोनेशन। क्लियर? स्पेसिफिक फंड्स को हम रिस्ट्रिक्टेड फंड्स भी बोल सकते हैं। आई विल टेल यू क्यों बोलते हैं हम इनको रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, और इनको हम बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स। ठीक है, तो जब भी हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग या नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फंड्स क्या होते हैं। जब एनपीओस की बात करते हैं तो 2 तरीके के फंड्स होते हैं। एक होते हैं जनरल फंड, एक होते हैं स्पेशल फंड या स्पेसिफिक फंड्स। तो स्पेशल या रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हम क्यों बोलते हैं या स्पेशल डोनेशन हम क्यों बोलते हैं? बेसिकली क्या होता है, जो इनका जो कंट्रीब्यूटर होता है, इन फंड्स को जो भी कंट्रीब्यूट करता है वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर? यानी कि इनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। सपोज अगर मैंने बिल्डिंग फंड दिया किसी एनपीओ को, ठीक है, तो इस फंड का पर्पस क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। क्लियर? या स्विमिंग पूल के लिए अगर मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए कोई फंड दिया, ठीक है, तो मेरा फंड सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग पूल के कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज होगा या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज होगा। क्लियर? कोई चैरिटी फंड है तो वो उसका जो पर्पस है वो रिस्ट्रिक्टेड है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दी वर्क ऑफ चैरिटी, कि आप इसे चैरिटी पर्पस के लिए ही आगे यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो जिन फंड्स का जो पर्पस होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि एनपीओस के पास अपनी फ्री विल नहीं होती कि वो किसी भी तरह इन फंड्स को यूज कर सकें। क्लियर? वो उसी पर्पस के लिए उन फंड्स को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ऐसे जो जिन फंड्स का जो पर्पस होता, कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है या वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं किसी बेसिक चीज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या किसी और काम के लिए, जैसे टूर्नामेंट फंड है, मैच फंड है, ये सारे स्पेशल डोनेशन या स्पेशल फंड्स में आते हैं। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे मैच फंड। ठीक है, एक हो गया चैरिटी फंड, फिर हो गया सपोज टूर्नामेंट, कोई टूर्नामेंट हो रहा है क्लब में तो उसके नाम से फंड दिया गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया बिल्डिंग फंड। क्लियर? यहाँ हो गया प्राइज फंड, कोई मैच हो रहा था और उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस थे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक स्पेशल फंड बनाया गया जिसका नाम था, स्पेशल फंड दिया गया जिसका नाम था प्राइज फंड। तो इस प्राइज फंड को सिर्फ और सिर्फ प्राइज रिलेटेड चीजों में ही हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया क्या होता है कि व्हेन फंड्स आर गिवन बाय द कंट्रीब्यूटर फॉर अ सर्टेन पर्पस, इनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और एनपीओस के पास अपनी कोई फ्री विल नहीं होती है किसी भी तरह के से ये फंड्स का पैसा और कहीं यूटिलाइज कर लें। जब ये चीजें होंगी उन्हीं चीजों में ये पैसा इस फंड से निकाल सकेंगे। तो इन फंड्स को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड्स या स्पेशल फंड्स या स्पेशल डोनेशन भी हम बोलते हैं। क्लियर? अब ये जो स्पेशल फंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कैपिटल नेचर के होते हैं। कैपिटल इन नेचर, वाई? क्योंकि ये नॉन नॉन रिकरिंग होते हैं। क्लियर? ये हमें 3 साल में 4 साल में एक ही बार मिलता है और ये बिग अमाउंट में मिलता है। तो ऐसे फंड्स एनपीओ के पास बहुत बिग अमाउंट में आते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। इसलिए ये फंड्स जैसे कि ये डोनेशंस होते हैं, जो फंड्स होते हैं, ये इनकम तो होती है एनपीओ की, लेकिन ये कैपिटल नेचर की इनकम होती है। क्लियर? सो कैपिटल इन नेचर, और इसको हम बोल देते हैं इनकम। क्लियर? अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि रिस्ट्रिक्टेड फंड्स क्या होते हैं। अच्छा, नाउ कम टू जनरल फंड, और इनको हम जनरल डोनेशन भी बोलते हैं और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स भी बोलते हैं। मींस ऐसे फंड्स जो एनपीओस को मिलते हैं जिनका कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता। एनपीओस के पास अपनी फ्री विल होती है, दे कैन यूज दिस फंड्स वेर एवर दे वांट टू यूज। ठीक है, ऐसे फंड से रिलेटेड जो भी पैसा उन्हें मिलता है इन फंड्स के नाम पे, तो वो इसे कहीं पे भी कैसे भी यूज कर सकते हैं एज पर देयर फ्री विल। क्लियर? तो इसलिए हम इनको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स। अब सपोज ये जो मैंने कुछ एग्जांपल बताया आपको कि फंड जैसे मैच फंड हो गया, चैरिटी फंड, टूर्नामेंट फंड, पेवेलियन फंड हो गया, स्विमिंग पूल फंड हो गया, ऐसे लोन फंड भी होते हैं। क्लियर? तो स्पेसिफिकली लोन फंड भी एनपीओ को मिलते हैं कि उससे वो किसी को लोन प्रोवाइड आगे कर सकते हैं। क्लियर? और किसी फंड से वो पैसा लोन के लिए नहीं निकाल पाएंगे। एसेट फंड हो गया, कोई एसेट का डेवलपमेंट कर सॉरी कंस्ट्रक्शन करना हो, क्लियर, या उसको अपग्रेड करना हो, जो भी करना हो, तो वो एसेट फंड से वो पैसा यूज कर सकते हैं। क्लियर? और जनरल फंड या डोनेशन, जनरल डोनेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। एंड बेसिकली अगर हम सिर्फ डोनेशंस की बात करें, जैसे जनरल डोनेशन दो टाइप के होते हैं। एक तो जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट, और एक होता है ऑफ बिग अमाउंट। तो अगर तो हमें जनरल डोनेशन क्वेश्चन में दिया है और हमें पता है कि उसकी अमाउंट स्मॉल है, जैसे सपोज 10,000 का जनरल डोनेशन दे दिया किसी ने, या 20,000 का दे दिया, 5,000 का दे दिया, तो ये जनरल डोनेशन है और ये स्मॉल अमाउंट की है। क्लियर? तो ये तो होगी अपनी रेवेन्यू नेचर की। क्लियर? और अगर जनरल डोनेशन बिग अमाउंट का हमें मिल रहा है तो वो होगा कैपिटल नेचर का। ठीक है? क्यों? ये रेवेन्यू नेचर की क्यों होगी? क्योंकि माइट भी हमें और डोनेशन आगे इतने का और मिल सकता है। ये रिकरिंग नेचर की होती है, इसलिए रेवेन्यू नेचर की इनकम हो गई। ये हो गया एनपीओ के लिए कैपिटल नेचर की इनकम। क्लियर? अब अगर तो ये कैपिटल नेचर की स्पेशल या रिस्ट्रिक्टेड फंड्स अगर तो कैपिटल नेचर के हैं, तो आपको पता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इनकम्स दो तरीके की होती हैं, रिसीट्स दो तरीके की होती हैं एनपीओ में। एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स, एक होती है कैपिटल रिसीट्स। जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? क्योंकि हम सिर्फ रेवेन्यू इनकम ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? ये मैंने आपको पहले बता दिया था। और जो कैपिटल नेचर की इनकम होती है वो बैलेंस शीट में हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटीज साइड। क्लियर? तो क्योंकि हमें पता है कि स्पेशल फंड्स कैपिटल नेचर के हैं, तो ऑब्वियसली ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। क्लियर? और अगर जनरल डोनेशन हमें मिला है स्मॉल अमाउंट का, सपोज 10,000 है, तो इसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे किसके? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। और सपोज ये बिग अमाउंट का है, सपोज 1 लाख का आपको
जनरल डोनेशन मिला लेकिन उसका अमाउंट बड़ा है, हमें कोई नाम नहीं दिया है कि ये मैच फंड था या मैच डोनेशन था या चैरिटी डोनेशन था, बस जनरल डोनेशन लिखा है लेकिन उसका अमाउंट बड़ा है, दैट मीन्स इट विल गो ऑन दी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि अगर हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग या नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो फंड्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, इनका क्या क्या नेचर होता है या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हम दो तरीके की फंड्स में हमें हम डील करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट एनपीओस, कि एक तो होंगे रिस्ट्रिक्टेड फंड्स या स्पेशल फंड्स, एक होंगे जनरल फंड्स या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स, इनको हम डोनेशन भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली अगर डोनेशन की बात आ रही है तो दो तरीके के डोनेशन हो जाते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन वही होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिनका कोई पर्पस होता है, किसी पर्पस के लिए ही वो डोनेट किए जाते हैं। सपोज मैच टूर्नामेंट हो रहा है या मैच हो रहा है तो उसके लिए अगर किसी मेंबर ने डोनेशन दे दिया, क्लियर, तो वो उस डोनेशन से सिर्फ आप उस मैच के एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हो या वहीं पे आप उसे यूज कर सकते हो। तो जनरल डोनेशन हो गए, स्पेसिफिक डोनेशंस हो गए, जनरल सॉरी अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स हो गए, रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हो गए। क्लियर? अच्छा, अब हम देखते हैं, हमें समझ में आ गया है कि फंड्स क्या होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अ बिट अबाउट फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड जो अकाउंटिंग होती है इसमें क्या होता है, ये ऐसी बुक कीपिंग टेक्निक होती है जिसमें कि सेपरेट सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ रिकॉर्ड्स या सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होते हैं हर एक फंड के लिए। सपोज हमारे पास तीन फंड हैं, लेट्स से चैरिटी फंड, मैच फंड एंड बिल्डिंग फंड। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये तीन फंड्स दे रखे हैं, चैरिटी फंड, मैच फंड एंड बिल्डिंग फंड। और अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो अब इसमें सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करेंगे हर एक फंड के लिए। मींस चैरिटी फंड का अपना एक अलग अकाउंट होगा डेबिट क्रेडिट करके, ठीक है। मैच फंड के लिए अपना एक अलग अकाउंट होगा डेबिट और क्रेडिट करके, ऐसे ही बिल्डिंग फंड के लिए डेबिट और क्रेडिट करके एक अकाउंट होगा। ठीक है, तो हर एक फंड का एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन होगा और उसी अकाउंट में उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड होंगे या मेंटेन होंगे। क्लियर? सो दिस इज अ फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज अ बुक keeping technique in which separate self-balancing set of records are maintained for each individual funds। क्वेश्चन में अगर दो फंड हैं तो दोनों के अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन होंगे। अब चैरिटी फंड से रिलेटेड इनकम चैरिटी फंड में आएगी, इससे रिलेटेड एक्सपेंस इसी में आएगी, एसेट्स इसके एसेट्स इसी में आएंगे, लाइबिलिटीज इसी में आएंगी। ऐसे ही मैच फंड के अलग हम सेट ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। क्लियर? ये तो हमें समझ में आ गया। दूसरा होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सेपरेट, आई एम राइटिंग इट हियर, सेपरेट set of separate set of records is maintained for each fund individually। क्लियर? हम जो प्रैक्टिस करेंगे अपने एनपीओ में वो होगा नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सो बेसिकली फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं, हम नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग से डील करेंगे अपने सिलेबस में।
क्लियर। अब नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या हो गया? नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग वही एक बुक कीपिंग टेक्निक है जिसमें कि डिफरेंट ये जो फंड्स होते हैं इनके हम सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते, या सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन फॉर ईच इंडिविजुअल फंड्स इन नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बाय नेम यू कैन अंडरस्टैंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ओके, तो क्या होता है बेसिकली इसमें क्या होता है? अब इसमें ये सारे जो फंड्स होते हैं ये मेंटेन होते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। क्लियर। अब हम अलग अलग अकाउंट ना मेंटेन करके क्या कैसे मेंटेन करते हैं? सपोज ये 3 फंड्स हैं हमारे पास, तो हमने यहाँ हेडिंग बना ली चैरिटी फंड। क्लियर। और यहाँ हमने हेडिंग बना ली मैच फंड, और यहाँ बना ली हमने कौन सी? बिल्डिंग फंड। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमने तीनों फंड्स को शो किया है, लेकिन यहाँ पे हमने अलग अलग अकाउंट इनके मेंटेन नहीं करे। तो अब हमने कहाँ मेंटेन करा? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। दिस यू हैव टू रिमेम्बर। क्लियर। तो बेसिकली इसी तरीके से हम अपनी इस चैप्टर की अकाउंटिंग करेंगे, दैट इज नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब चैरिटी फंड में जो भी इससे रिलेटेड इनकम होगी वो ऐड हो जाएगी, जो भी इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे होंगे वो लेस हो जाएंगे। Clear? Means income related to the charity fund will be added to the charity fund, and expenses related to the charity fund will be deducted from charity fund, और फाइनली फिर जो अमाउंट आएगा वो हम चैरिटी फंड का यहाँ शो करेंगे। मीन्स हमारे पास कितना चैरिटी फंड के नाम पे कितना फंड मेंटेन हो रहा है, कितना फंड है। क्लियर। ऐसे ही मैच फंड में, अच्छा यहाँ इनका कुछ ओपनिंग बैलेंस भी दिया होगा। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो सीधे इनकम्स ऐड कर दो, एक्सपेंसेस माइनस कर दो। क्लियर। ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया होगा, इसमें हमने इनकम्स ऐड कर दी और लेस कर दिए एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे हमारा बैलेंस आ गया। क्लियर। अब मैच फंड में भी ऐसे ही है, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया होगा क्वेश्चन में, दिया है वेल एंड गुड, नहीं दिया है स्किप दिस पार्ट। प्लस इनकम जरूर दी होंगी, इनकम्स विच इज जनरेटेड फ्रॉम मैच फंड। अब मैच फंड से क्या इनकम्स हो सकती हैं कि जैसे मैच टूर्नामेंट हो रहा है या सपोज मैच ही हो रहा है, मैच फंड करके फंड हमने खोला है, मैच फंड हमने मेंटेन किया है, तो टिकट्स जो हमने सेल करे मैच से, मैच में जो टिकट्स थे वो हमने सेल करे, तो ये इससे रिलेटेड इसकी इनकम हो गई, एंड लेस एक्सपेंसेस। ठीक है। ऐसे ही बिल्डिंग फंड में ओपनिंग बैलेंस अगर दिया है तो लिख लेना प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। ठीक है। तो तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट में इनकी अकाउंटिंग करेंगे। सो बेसिकली for your chapter presently we will discuss नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और मैंने आपको बता दिया नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना। बैलेंस शीट में हम सेपरेट हेडिंग्स तो दिखाएंगे, लेकिन वो लायबिलिटी साइड ही शो करेंगे, हम उसको उसमें अलग अलग उनके अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करेंगे। क्लियर। तो अगर हम नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन में सपोज क्वेश्चन में अगर दिया है टूर्नामेंट फंड, ठीक है ना, ये हम लिख रहे हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब टूर्नामेंट फंड का अगर ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है, ओपनिंग बैलेंस सपोज 50,000 दिए रखा है, हमने 50,000 यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर। अच्छा, प्लस कोई इनकम दे रखी है, क्वेश्चन में सीधे सीधे यही दिया है कि इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, तो इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड। क्लियर।
सपोज 10,000 की इनकम थी तो वो हमने ऐड कर दी, तो ये हो गया 60,000। ठीक है, अब हमने ये फंड को इन्वेस्ट कर दिया। क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकते हैं कि टूर्नामेंट फंड को जो 50,000 था वो हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स हमेशा बैलेंस शीट में जाती हैं एसेट साइड। तो ये हमारी 50,000 की जो टूर्नामेंट फंड का जो इन्वेस्टमेंट था, ये 50,000 का हमारा एसेट एक क्रिएट हो गया। क्लियर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये फंड का पैसा कहीं बाहर चला गया, तो हम यहाँ पे उसको लेस नहीं करेंगे। कि हम यही मेंटेन अकाउंट्स में यही शो करेंगे कि ये फंड का जो हमारे पास पैसा था वो हमने इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन उससे हमारी इनकम ही जनरेट हो रही है। क्लियर। इट इज एन एसेट फॉर अस एंड अमाउंट ऑफ कैश इज नॉट बीइंग डिडक्टेड, या जो अमाउंट ऑफ कैश है वो लेस नहीं हो रहा है। क्लियर। तो अगर हमने ये टूर्नामेंट फंड कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो उससे हमें इंटरेस्ट मिला, तो वो भी हमारी इनकम हो जाएगी। सो इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड, ऐसे ही दिखाएंगे हम। सपोज हमारी 5,000 का इंटरेस्ट हमें मिला, तो ये हो गया 65,000। ठीक है ना। कोई डोनेशन मिल गया हमें, किसी ने हमें डोनेशन दे दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर डोनेशन टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड है, दैट मीन्स वो एक स्पेसिफिक डोनेशन है, रिस्ट्रिक्टेड डोनेशन है। क्यों? क्योंकि वो इसी फंड से रिलेटेड है, इसी फंड टूर्नामेंट के लिए ही डोनेशन दिया गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ डोनेशन लिखा है और ये नहीं लिखा है कि वो किसी फंड से रिलेटेड है, तो वो एक जनरल डोनेशन है। क्लियर। तो वो अगर वो जनरल डोनेशन है तो वो अगर स्मॉल अमाउंट की है तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर साइड, क्रेडिट साइड में हम उसे शो कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर की है। लेकिन अगर वही डोनेशन ज्यादा अमाउंट का है तो वो कैपिटल नेचर का है। क्लियर। और इसमें तो स्पेसिफिकली दे रखा है कि डोनेशन टूर्नामेंट से ही रिलेटेड है, टूर्नामेंट के लिए ही डोनेशन दिया गया। दैट मीन्स दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन, रिस्ट्रिक्टेड डोनेशन। तो ऑब्वियसली ये कैपिटल नेचर का है, तो इसलिए हम इसे लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो अब अगर हमें डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड दिया गया, सपोज 20,000 दिया गया, ठीक है, तो ये हो गया 85,000। क्लियर। तो ये तो सारे इनकम्स थी जो हमें क्वेश्चन में दी थी, तो हमने ये सारी इनकम्स को ऐड कर दिया। कुछ एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, सपोज एक्सपेंसेस फॉर टूर्नामेंट फंड करके आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और ये आपको दे रखे हैं 25,000। क्लियर। ये कितना हो गया हमारे पास? 60,000। तो अब फाइनल अमाउंट हमारी बैलेंस शीट में जो हम शो करेंगे लायबिलिटी साइड, वो होगी 60,000। इज इट क्लियर? तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा, अगर कोई छोटा क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर, और आपको फंड से रिलेटेड अकाउंटिंग पूछी है, तो हम इस तरीके से उसको ऐसे शो करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ आपको समझ में आया कि क्या क्या चीजें हैं। ये एक स्पेसिफिक फंड है, ये इससे रिलेटेड इनकम थी, ओपनिंग बैलेंस भी हमें दे रखा था, उसमें हमने इनकम ऐड कर दी, और ये हमारे इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस थे। तो अगर नॉर्मल एक्सपेंस है तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। अगर एक्सपेंस रिलेटेड टू फंड है, दैट मीन्स वो कैपिटल नेचर का है और वो उस रिस्पेक्टिव फंड से लेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, और बेसिकली हम नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग को ही यहाँ पे इस चैप्टर में प्रैक्टिस करेंगे। Clear? In the upcoming lectures, we will discuss in very detail, that is calculation of subscription amount। ये बहुत ही important topic है और बहुत ही confusing topic है। अगर आपने एक भी session miss किया बीच का तो आपको समझ नहीं आएगा। And NPO is different from normal like financial statements for business organizations जो हम prepare करते हैं। Clear? So basically इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है, इसको आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, so that things will be clear in your mind. Okay.
अच्छा, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग को ही लेकर, ताकि ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन नॉन फंड अकाउंटिंग, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन। इट सेज हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स अकाउंटेड इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको तीन कंडीशंस दी हैं, हम वन बाय वन करके कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। टूर्नामेंट फंड दिया है ₹2 lakhs, टूर एक्सपेंसेस 60,000 एंड रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट इज 80,000। तो हमें पता है टूर्नामेंट फंड है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही जाएगा, ऊपर हम लिख लेंगे टूर्नामेंट फंड। क्लियर। अब टूर्नामेंट फंड 2 लाख है, मींस ये ओपनिंग बैलेंस दिया है हमें, कितना है 2 lakhs। क्लियर। रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट इज 80,000। रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट यानी कि इनकम दे दी हमारी, जो दिया है वही लिख लेते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना हो। रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट इज 80,000, तो ये हो गया 2,80,000। क्लियर। एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए 60,000 के, तो ये एक्सपेंसेस हैं। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इज हाउ मच, 60,000। ठीक है, तो ये हो गया 2,20,000। तो अब ये 2,20,000 आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे इन फ्रंट ऑफ टूर्नामेंट फंड। क्लियर। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। व्हाट डज इट से? प्राइस फंड दिया है। अच्छा, अब इसमें प्राइस फंड दिया है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस फंड। अब प्राइस फंड से रिलेटेड क्या चीजें दी हैं? ओपनिंग बैलेंस दिया है 1 लाख का, ओपनिंग बैलेंस इज 1 lakh। देन इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स 10,000। अब प्रीवियसली एक एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था कि इस पे इंटरेस्ट, अगर हम इसको इन्वेस्ट कर देंगे तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट भी हमारी इनकम होगी। तो इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइस फंड कितना है 10,000, तो ये हो गया 1,10,000। क्लियर। नेक्स्ट इट्स गिवन प्राइजेस पेड। अब प्राइस फंड से जो प्राइस हमने पे करे वो थे 20,000 के, सो दिस इज योर एक्सपेंस। प्राइजेस पेड थे 20,000, so this is 90,000। और क्या दिया है? प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 80,000। क्लियर। तो ये तो प्राइस फंड हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो बैलेंस शीट में कर रहे थे लाइबिलिटी साइड। ठीक है। अब अगर प्रीवियस एग्जांपल में हमने डिस्कस किया, अगर ऐसे फंड्स को हम इन्वेस्ट कर देते हैं, प्राइस फंड को ये बोल रहे हैं कि इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसे फंड को अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एसेट हो गया हमारा। तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इज, हम लिख लेंगे यहाँ पे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इज 80,000। क्लियर। तो ये जाएगा एसेट साइड और बाकी हमारा ये 90,000 आएगा, वो आएगा हमारा लाइबिलिटी साइड प्राइस फंड में। क्लियर। ओके, इन थर्ड लेट्स मेक प्रॉपर फॉर्मेट ताकि कंफ्यूजन ना हो। So this is liability side, this is your asset side. Clear? This is your
assets. Okay, in third question they are saying expenditure on construction of pavilion during the year was 6 lakh. अब ये pavilion fund है, हमें pavilion fund बनाना है. क्लियर? इसमें एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं जो साल का हुआ है 6 लाख और आगे दिया है वर्क द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड. तो कंस्ट्रक्शन वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वर्क इन प्रोग्रेस वाला केस है. तो जब भी क्वेश्चन में कोई भी फंड से रिलेटेड एक्सपेंस हो रहा हो और वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, उसका एसेट का जो कंस्ट्रक्शन है वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, तो सबसे पहले तो वर्क इन प्रोग्रेस अगर क्वेश्चन में दिया है और वो उस एसेट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, दैट मीन्स वो एक्सपेंडिचर एसेट है. क्लियर? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर को अकाउंटेंट्स के पास एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होता है, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम इस वर्क इन प्रोग्रेस के आइटम को या जो भी कह लीजिए आप एसेट को अगर हम मार्केट में भी बेचने जाते हैं, मार्केट में सेल ऑफ करने जाते हैं, तो ये कैश में इजिली कन्वर्ट हो सकते हैं. सो बेसिकली आई डोंट थिंक सो रीजन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बिहाइंड दिस, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस है, कोई एसेट कंस्ट्रक्ट हो रहा है और वर्क इन प्रोग्रेस है, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होता है वो एसेट कंसिडर हम उसे करते हैं. क्लियर? मैंने उसका रीजन आपको बता दिया. सो बेसिकली ये एक तरीके का एसेट हो गया, तो हम इसे लिखेंगे एक्सपेंडिचर on pavilion fund. in bracket you can write work in progress. अगर ये work in progress नहीं दिया होता तो हम इसे asset side record नहीं करते. That is why it is important to write this 6 lakh on asset side, क्योंकि ये अभी total expenditure नहीं है. Clear? अच्छा, next they are saying pavilion fund as on 31st March 2018 means closing year, closing date में कितना था ये 8 lakhs. Okay, so this is the opening balance they are giving you. Opening balance is 8 lakhs. Clear? डोनेशन हमें पवेलियन फंड के लिए रिसीव हुआ 10 lakhs का. तो डोनेशन आई टोल्ड यू इज एन इनकम प्लस डोनेशन received was 10 lakhs. Clear? तो ये हो गया हमारा 18 lakhs. Clear? और क्या दे रहे हैं? अच्छा, एंड दे आर सेइंग कैपिटल फंड एज ऑन 31st March 2018 इज 20 lakhs. अब कैपिटल फंड मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी. ठीक है? तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि हमें कैपिटल फंड का अमाउंट पता चल सके. तो इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड का अमाउंट आपको ऑलरेडी दिया है, तो कैपिटल फंड भी यहाँ हम मेंटेन रिकॉर्ड करेंगे. व्हाई? बिकॉज दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू नो कैपिटल फंड कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड होता है. तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है हमें 20 lakhs. क्लियर? हमें पता है कि एक्सपेंडिचर पवेलियन फंड का था 6 लाख, तो यहाँ पे भी हमें एक्सपेंडिचर दिखाना पड़ेगा माइनस एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू कैपिटल फंड. कितना है? 6 lakhs. अब हम इस 6 लाख को 18 में से माइनस कर देंगे. क्लियर? तो ये आएगा 12 lakhs. तो पवेलियन फंड हमारे पास कितना बचा? 12 lakhs का. क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर था, वर्क इन प्रोग्रेस था, तो इसको हम एसेट ही मानेंगे. अभी हमारा ये कंस्ट्रक्शन इस पे कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये 6 lakhs क्या होगा जब हम यहाँ पे पवेलियन फंड में इसको माइनस करेंगे यहाँ से. दिस इज इम्पोर्टेंट, यू शुड नो दिस थिंग. तो ये 6 लाख, एक तो ये एसेट हो गया, ये दो जगह जाएगा.
क्लियर, ये एसेट हो गया, हमने रिकॉर्ड कर लिया। बाकी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है एक तरीके का जो कि एसेट क्रिएशन में हो रहा है। क्लियर, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो एसेट क्रिएशन में होते हैं यूज या जो इनकर होते हैं वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अगर किसी एसेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उस पे एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है तो वो कैपिटल नेचर के होते हैं और वो डिटरमिन करते हैं ट्रू वैल्यू ऑफ द एसेट को। तो एसेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, डिटरमिन करते हैं, इसलिए उसे हम कैपिटल फंड में भी ऐड करते हैं। तभी मैंने यहाँ लिखा है एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर ऑफ पवेलियन फंड ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो यहाँ से तो हमने डिडक्ट कर ही दिया, लेकिन ये फाइनली यहाँ पे भी हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड में कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड हो जाते हैं। क्लियर, तो ओपनिंग बैलेंस दिया है और इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम पवेलियन फंड। कितना है? 6 lakhs, तो ये हो जाएगा 26 lakhs। तो ये आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉरी, इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा। यू जस्ट हैव टू शो दी आइटम्स कि कौन सी चीज कौन सा आइटम एसेट तरफ जाएगा, कौन सा लाइबिलिटी साइड आएगा। क्लियर, सो बेसिकली दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। इसमें हमें करना यही है, पवेलियन फंड दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, डोनेशन दिया है, यहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन अगर एसेट पे कोई हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उससे एसेट की ट्रू वैल्यू डिटरमिन होती है, इसलिए वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है जाके। तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया था, हमने लिख दिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम पवेलियन फंड 6 लाख, ये हमने फाइनली कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। और हमें पता है कि ऐसे एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी खत्म नहीं हुआ है, स्पेसिफिकली वो मेंशन कर रहे हैं, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपेंडिचर्स एसेट्स भी होते हैं, तो इसलिए हमने इनको एसेट साइड पे 6 लाख रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर, सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको आज की जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं आपके साथ ये समझ में आई होंगी। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू रिवाइज एवरीडे दिस एनपीओ चैप्टर, क्योंकि अगर कोई चीज़ें रह गई तो ये आपको इसकी अकाउंटिंग थोड़ी फर्क है और डिफिकल्ट हो सकती है। तो अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ताकि हम उसको यहाँ फिर से डिस्कस कर सकें। एंड आई होप सो आपको ये सारे जो टर्म्स हैं हमने आज डिस्कस करे, ये क्वेश्चन था जो डिस्कस किया हमने जिसमें 3 कंडीशंस थी, वो भी क्लियर हो गया होगा। एंड इन दी अपकमिंग लेक्चर हम सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे कि सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग कैसे होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम उसको अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में उसकी स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।